हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पे। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 3 फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। तो सबसे पहले फिजियोग्राफी का मतलब क्या होता है। फिजियोग्राफी का मतलब होता है कि किसी भी जगह का फिज़िकल फीचर क्या है, किसी भी प्लेस का, किसी भी पर्टिकुलर जगह का फिज़िकली क्या फ़ीचर है। प्लेन है, प्लेट्यू है, माउंटेन है, हिल्स है, किस तरीके का सॉइल है, कैसे वहाँ का सॉइल फॉर्म हुआ है, एक्सेट्रा। एंड ड्रेनेज मतलब होता है कि उस जगह का, उस बेसिन का रिवर सिस्टम कैसा है। स्ट्रीम्स हो गए, रिवर्स हो गए, इन सब का रूट कहाँ से है, कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ ख़त्म होती है, ये सारी चीज़ें ड्रेनेज में आता है। तो यहाँ पे आपको फिगर 3.1 दिया हुआ है, जहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है इंडिया का फिज़िकल मैप, जहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से अलग अलग आपको रिवर्स दी हुई हैं, आपको अलग अलग जगहें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट आपको ब्राज़ील का फिज़िकल मैप दिया है। यहाँ भी अगेन आपको अलग अलग रिवर्स, बेसिन्स, एवरीथिंग यहाँ पे मेंशन किया है। राइट नाउ आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग मैप्स, क्योंकि मैप्स के लिए अलग लेक्चर्स आपको अवेलेबल होंगे, आप उसमें मैप समझ सकते हैं। Now coming to India, figure 3.1 shows the physiography of India. The country is divided into 5 major physiographic divisions: the Himalayas, the North Indian plains, the Peninsula Plateau, coastal plains and island groups. तो हमने जब फिगर 3.1 देखा तो हमने देखा कि बहुत सारे बेसिन्स थे, अलग अलग रिवर्स थे, और हमें हमारे इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीज़न भी देखने को मिला। हमने जाना कि हमारी कंट्री को 5 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न में बांटा गया है। हिमालयाज़ में, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में, पेनिनसुला प्लेट्यू में, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड ग्रुप्स। सो फर्स्टली कमिंग टू हिमालयाज़. The Himalayas is one of the young-fold mountains in the world. The Himalayas extend from Pamir Nod in Tajikistan to the east. It is the major mountain system of Asian continent. In India, it extends from Jammu and Kashmir to Arunachal Pradesh. अब जो हिमालयाज़ हैं, ये सबसे यंग फोल्ड माउंटेन है पूरी दुनिया के। हिमालयाज़ पामिर नॉर्थ से लेकर ईस्ट में तजाकिस्तान तक फैले हुए हैं, और ये मेजर माउंटेन है एशियन कॉन्टिनेंट के। इंडिया में हिमालयाज़ जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं। The Himalayas is not a single mountain range. There are many parallel ranges in the system. The southernmost is known as Shivaliks. It is also the youngest range. Next to Shivaliks are Lesser Himalayas, Greater Himalayas, Himadri, and Trans Himalayas ranges from south to north. These ranges are young to old respectively. अब जो हिमालयाज़ हैं वो एक कोई सिंगल माउंटेन रेंज नहीं है, बहुत सारी माउंटेन्स हैं, बहुत सारे माउंटेन्स हैं, जो रेंजेस है, जो एक दूसरे के सामने पैरेलल खड़े हुए हैं। जो सबसे सदर्न मोस्ट रेंज है, जो सबसे यंगेस्ट रेंज है, वो है शिवालिक रेंज। शिवालिक के बाद है लेसर हिमालयाज़, ग्रेटर हिमालयाज़ जिसे हिमाद्री कहा जाता है, एंड ट्रांस हिमालयाज़ जो साउथ टू नॉर्थ है। ये जो रेंजेस हैं ये यंग से ओल्ड हैं रेस्पेक्टिवली। These mountain ranges are also divided into Western Himalayas or Kashmir Himalayas, Central Himalayas और Kumaun Himalayas, and Eastern Himalayas और Assam Himalayas. अब ये जो भी माउंटेन रेंजेस है इन्हें भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला वेस्टर्न हिमालयाज़ जिसे कश्मीर हिमालयाज़ कहा जाता है, देन सेंट्रल हिमालयाज़ जिसे कुमाऊन हिमालयाज़ कहा जाता है, देन ईस्टर्न हिमालयाज़ जिसे असम हिमालयाज़ कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट हमारी जो फिजियोग्राफी के डिवीज़न में है वो है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स. दिस डिवीजन लाइज बिटवीन हिमालय माउंटेन in the north and the peninsula in the south. Similarly, it extends from Rajasthan and Punjab in the west to Assam in the east. तो जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है ये हिमालय माउंटेन जहाँ ख़त्म होते हैं वहाँ स्टार्ट होते हैं, और पेनिनसुला प्लेट्यू जहाँ से स्टार्ट होते हैं उसके पहले ये ख़त्म होते हैं। तो इस बीच के रीजन में प्लेन आपको, नॉर्थ इंडियन प्लेन आपको मिल जाएगा। और ये जो प्लेन है ये राजस्थान में और पंजाब में सिचुएटेड है इन द वेस्ट, और ये ईस्ट में एक्सटेंडेड है
up to Assam. It is mostly a flat, low-lying area. The North Indian plains are divided into two parts. The part lying to the east of the Aravallis is the basin of river Ganga and is therefore known as the Ganga Plains. It slopes eastward. अब ये फ्लैट लो लाइंग एरिया है. नॉर्थ इंडियन प्लेन जो है उन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. नेक्स्ट जो ईस्ट पार्ट है उसे अरावलीज कहा जाता है, जो कि गंगा बेसिन में सिचुएटेड है और इसीलिए उसे गंगा प्लेन भी कहा जाता है और ये ईस्टवर्ड स्लोप में जाता है. मोस्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल स्टेट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश together constitute the delta of Ganga Brahmaputra system. It is known as Sundarbans. It is considered to be world's largest delta. और मोस्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल स्टेट जो है इंडिया का और जो बांग्लादेश है ये मिलके बनाते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम का डेल्टा. इसे सुंदरबंस भी कहा जाता है और इसे पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा कहा जाता है. आप ये सुंदरबन डेल्टा का फिगर देख सकते हैं. Now the western part of North Indian plains is occupied by desert. It is known as Thar Desert or Marusthali. Most of the Rajasthan is occupied by this desert. To the north of desert lies the plains of Punjab. अब इस नॉर्थ इंडियन प्लेन के आप वेस्टर्न पार्ट में जाओगे तो यहाँ पे आपको रेत दिखेगी, यहाँ पे आपको डेज़र्ट दिखेगा और इसे थार डेज़र्ट या मरुस्थली कहा जाता है. अब मोस्ट ऑफ द राजस्थान को थार डेज़र्ट ने ही कवर किया हुआ है. अब आप नॉर्थ जाएंगे इस डेज़र्ट के तो आपको प्लेन्स दिखेंगे ऑफ पंजाब. This region is spread to the west of Aravallis and Delhi ranges. These plains have formed as a result of depositional work by river Satluj and its tributaries. अब ये जो रीजन है ये स्प्रेड है वेस्ट ऑफ अरावलीज से और दिल्ली रेंजेस में. अब ये जो प्लेन्स हैं ये फॉर्म्ड हुए हैं क्योंकि जो रिवर सतलुज और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज है उन्होंने जो भी डिपॉजिट्स लेकर आए हैं, डिपॉजिटरीज वर्क किया है, उसके कारण ये प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ है. The slope of the plains is towards the west. Because the soil here is very fertile, agriculture is largely practiced in this region. अब इस प्लेन का जो स्लोप है ये वेस्ट की तरफ है. यहाँ पे जो सॉइल है ये बहुत फर्टाइल है, इसीलिए यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है. नाउ कमिंग टू द पेनिनसुला. The area lying to the south of North Indian plains and the tapering towards the Indian Ocean is called Indian Peninsula. It consists of many plateaus and hill ranges. अब वो एरिया जो नॉर्थ इंडिया प्लेन के साउथ में से स्टार्ट होता है और इंडियन ओशन स्टार्ट होने से पहले ख़त्म होता है उसे इंडियन पेनिनसुला कहा जाता है. इसमें बहुत सारे प्लेट्यूज एंड हिल रेंजेस हैं. The Aravallis in the north are the oldest fold mountains here. It includes a series of plateaus bordering the plains, Vindhyans and Satpura ranges in the central part and the hilly regions of western and eastern Ghat. अब जो अरावली है नॉर्थ में ये सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है. यहाँ पे बहुत सारे प्लेट्यू हैं जो प्लेन्स के विंध्यान से और सतपुड़ा रेंजेस के बॉर्डर में है इन द सेंट्रल पार्ट और हिली रीजन्स पे हैं ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट. Now coming to the coastal plains. India is blessed with a long coastline extending for approximately 7,500 km. It lies to the western and eastern part of peninsula. Its western and eastern coastline shows remarkable dissimilarities. तो इंडिया के पास बहुत ही लंबी कोस्ट लाइन है जो अप्रॉक्सीमेटली 7,500 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है. ये वेस्टर्न और ईस्टर्न जो पार्ट है पेनिनसुला का उस तरफ ये कोस्ट लाइन है और ये जो कोस्ट लाइन है इन दोनों कोस्ट लाइन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है. द वेस्टर्न कोस्ट बॉर्डर्स द अरबिक सी. इट इज़ बाय एंड लार्जर रॉकी कोस्ट एट प्लेसेस. The western coast borders the Arabian Sea. It is by and large rocky coast. At places, spurs taking off from the Western Ghat have extended right up to the coast. Its width is also less. Rivers originating from Western Ghats are short and swift, and hence they form estuaries and not deltas.
तो वेस्टर्न कोस्ट के बॉर्डर में अरेबियन सी है और उसमें लार्ज और रॉकी कोस्ट है। बहुत सारे प्लेसेस में स्पर्स हैं जो वेस्टर्न घाट से निकले हुए हैं, जो कोस्ट तक में फैले हुए हैं। इसकी जो विड्थ है बहुत ही कम है। जो भी रिवर्स हैं जो ओरिजिनेट होते हैं वेस्टर्न घाट से, वो शॉर्ट हैं, स्विफ्ट हैं, और इसलिए वो एस्चुअरीज फॉर्म करते हैं, डेल्टा फॉर्म नहीं करते हैं। The eastern coast borders the Bay of Bengal. It has formed as a result of depositional work of rivers. Many east-flowing rivers using from the western and eastern Ghat meet this coast because of the gentle slope of the land. Rivers flows at lower velocities and deposit the sediments brought with them at the coast. As a result, deltas are found along the coast. तो ईस्टर्न कोस्ट बॉर्डर बे ऑफ बंगाल के पास है। ये फॉर्म हुआ है क्योंकि जो रिवर से उन्होंने बहुत सारे डिपॉजिट्स लाए हैं और वहाँ जमा किए हैं। बहुत सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो हैं वो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में मिलती हैं इस कोस्ट पे। यहाँ का जो लैंड है उसमें जेंटल स्लोप है, जिस कारण से जो रिवर्स हैं वो थोड़ी लो वेलोसिटी के साथ फ्लो करती हैं और वो जो भी सेडिमेंट्स है वो कोस्ट में लाकर छोड़ देती हैं, जिसके कारण इस कोस्ट में डेल्टा फॉर्म हुआ है। द आइलैंड ग्रुप्स। इंडिया हैज़ मैनी स्मॉल एंड लार्ज आइलैंड्स along the coast of mainland. These are included in the coastal island groups. Besides, India has two large groups of island, one each in the Arabian Sea and in the Bay of Bengal. इंडिया में बहुत सारे छोटे बड़े आइलैंड्स हैं जो कोस्ट के मेनलैंड के तरफ हैं। नेक्स्ट, ये कोस्टल आइलैंड ग्रुप्स में इंक्लूड होते हैं। इंडिया में दो लार्ज ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, जो है अरेबियन सी में और दूसरा है बे ऑफ बंगाल में। द आइलैंड इन द अरेबियन सी आर नोन एज लक्षद्वीप, वेयर एज द आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल आर नोन एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अरेबियन सी में जो आइलैंड है उसे लक्षद्वीप आइलैंड कहते हैं और बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड है उसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहते हैं। मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स इन लक्षद्वीप आर एटॉल आइलैंड्स। दे आर स्मॉल इन एक्सटेंट एंड नॉट वेरी हाई। लक्षद्वीप में मेनली जो आइलैंड्स हैं वो एटॉल आइलैंड्स हैं। उनकी साइज़ ज़्यादा बड़ी नहीं है, वो छोटे हैं और ज़्यादा हाइट के भी नहीं है। आइलैंड्स इन द अंडमान ग्रुप आर मेनली वॉल्केनिक आइलैंड्स। दे आर लार्ज विथ हिल्स इन देयर इंटीरियर पार्ट्स ऑफ included as islands called barren islands, which has the only active volcano in India. There are atolls in Nicobar groups too. नेक्स्ट, जो अंडमान ग्रुप में आइलैंड है ये वॉल्केनिक आइलैंड है मेनली। इसमें लार्ज हिल्स है जिनके इंटीरियर पार्ट में बैरन आइलैंड है जिसमें सिर्फ वॉल्केनो रहता है इंडिया का। नेक्स्ट, निकोबार ग्रुप में एटॉल आइलैंड्स है लक्षद्वीप की तरह। नाउ कमिंग टू ब्राज़ील। Even a cursory look at the map will make you realize that a large part of Brazil is occupied by highlands, plateaus and small mountains. There are no very high and long extending mountains in the country. आप अगर सिर्फ मैप ही ब्राज़ील का देख लेंगे तो आपको समझ आएगा कि ब्राज़ील का जो मेन पार्ट है, लार्जर पार्ट है, वो हाईलैंड्स, प्लेट्यूज और स्मॉल माउंटेन्स से कवर है। यहाँ पे कोई भी हाई या लॉन्ग माउंटेन्स कंट्री में नहीं है, एक्सेप्ट फॉर एक्सटेंडिंग माउंटेन्स इन द कंट्री, एक्सेप्ट फॉर द नॉर्थ अमेजोन बेसिन एंड इट्स साउथ वेस्ट along the upper part of Paraguay basin. There are no wide plains in the country. Even the coastal plains are restricted in the expanse. और आप देखेंगे नॉर्दर्न अमेजोन बेसिन और साउथ वेस्ट का जो अपर पार्ट है, जो है पैराग्वे बेसिन, इसे छोड़ के किसी भी जगह प्लेन नहीं है ब्राज़ील में। और कोस्टल प्लेन्स भी बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कोस्टल एरिया नहीं है। द फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ द ब्राज़ील आर एज फॉलो। ब्राज़ील का जो फिजियोग्राफिकल डिवीजन है वो ऐसा है: द हाईलैंड, द ग्रेट एस्कार्पमेंट, द प्लेन्स, द कोस्टल रीजन्स एंड द आइलैंड ग्रुप्स. So firstly, coming to the highlands, the southern Brazil is occupied by extensive plateau. It is differentially described as Brazilian highlands or Brazilian shield or Brazilian plateau. Brazilian and Guiana highlands together form the core of South American continent. अब जो साउदर्न ब्राज़ील है उसमें लगभग हर जगह प्लेट्यू है,
इसे डिस्क्राइब किया जाता है एज ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स और ब्राज़ीलियन शील्ड और ब्राज़ीलियन प्लेट्यू। ब्राज़ीलियन एंड गुआना हाईलैंड्स जो हैं ये मिलके फॉर्म करते हैं कोर ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। द मेन पार्ट ऑफ गुआना हाईलैंड्स इज़ इन वेनेजुएला एंड इट्स एक्सटेंड अप टू French Guiana. In Brazil, it covers the states of Roraima, Para, and Amapa in the north. The lower part of the highlands is found in Brazil, but the highest peak of Brazil, Pico de Neblina, in 3014 meter high, is 3014 meter high and lies on the border between Brazil and Venezuela. तो जो मेन पार्ट है गुआना हाईलैंड का वो वेनेजुएला में है और ये एक्सटेंड करता है अप टू फ्रेंच गुआना। ब्राज़ील में जो स्टेट्स हैं वो है रोएरमा, पारा और अमापा जो कि नॉर्थ में है। जो लोअर पार्ट है हाईलैंड्स का वो हमें ब्राज़ील में मिलता है, लेकिन जो हाईएस्ट पीक है ब्राज़ील की जो है पीको डी नेब्लिना जो कि 3014 मीटर हाई है और जो एग्जिस्ट करती है इन द बॉर्डर ऑफ ब्राज़ील एंड वेनेजुएला। The regions to the east and south of Brazilian highlands have a altitude of more than 1000 meters, but in other part the altitude is between 500 to 1000 meters. अब ब्राज़ील का जो ईस्टर्न और सदर्न पार्ट है हाईलैंड्स का उसका एल्टीट्यूड 1000 मीटर तक है, पर उसके अलावा जो अदर पार्ट्स हैं उनका एल्टीट्यूड 500 से 1000 मीटर्स तक है। द हाईलैंड्स ग्रेजुअली स्लोप टुवर्ड्स नॉर्थ एंड स्लोप्स आर नॉट वेरी स्टीप. The tributaries of Amazon flowing though this region make rapids and waterfalls. अब जो हाईलैंड्स है उसमें स्लोप है नॉर्थ की तरफ और स्लोप ज़्यादा स्टीप नहीं है। जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं अमेज़ॉन की वो फ्लो करती हैं जिसके कारण बहुत ही रैपिड्स आते हैं फॉर्म हुए हैं या वाटरफॉल्स फॉर्म हुए हैं। टुवर्ड्स द नॉर्थ द स्लोप आर स्टीप बट नॉट एब्रप्ट. नॉर्थ की तरफ जो स्लोप है वो स्टीप है पर बिल्कुल भी एब्रप्ट नहीं है. A number of rivers take off from the terminal portion of the highlands and flows northward to meet Atlantic Ocean. और बहुत सारे रिवर्स हैं जो टर्मिनल पोर्शन ऑफ हाईलैंड्स से गुजरते हैं और नॉर्थवर्ड में मीट करते हैं अटलांटिक ओशन से. सम मेजर रिवर्स लाइक उरुग्वे, पैराग्वे एंड Parana originated from southern slopes of the highlands and enter Argentina. Its slope towards the east is steep and it appears in the form of escarpment. जो मेजर रिवर्स हैं वो है उरुग्वे, पैराग्वे, पराना जो कि ओरिजिनेट होते हैं साउदर्न स्लोप ऑफ हाईलैंड से और एंटर करते हैं अर्जेंटीना. इसका जो स्लोप है वो ईस्ट की तरफ स्टीप है और ये एस्कारपमेंट की तरह अपीयर करता है. The Great Escarpment. Though it occupies a very small area, the nature of its slope and the effect it has on the climate makes it a separate physiographic region. The eastern side of the highlands is demarcated because of the escarpment. तो जो ग्रेट स्कारपेंट है ब्राज़ील का ये एक छोटा एरिया है, इसमें स्लोप है, लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट है वो ब्राज़ील की फिजियोग्राफी में बहुत ज़्यादा इसका जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है. जो ईस्टर्न साइड है हाईलैंड्स का वो डिमार्केटेड है स्कारपमेंट के कारण. In this region, the altitude of the escarpment is 790 meter. In some region, the height decreases gradually. The escarpment is very steep, particularly from Sao Paulo to Porto Alegre. The escarpment acts as a barrier to southeast trade winds, giving rise to the rain shadow area in the northeastern part of the highlands. Next, ये जो escarpments है इसके जो एल्टीट्यूड है उनकी हाइट है 790 मीटर. कुछ रीजन में हाइट डिक्रीज्ड है, कुछ में इंक्रीज्ड है. जो escarpment है ये स्टीप है साओ पोलो से लेके पोर्टो एलेग्रे तक. escarpment एक बैरियर की तरह काम करता है टू द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, जिसके कारण रेन शेडो एरिया स्टार्ट होता है इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हाईलैंड. द रीजन टू द नॉर्थ ऑफ दिस एरिया इज कॉल्ड ड्रफ क्वाड्रिलेटरल और इस एरिया का जो नॉर्थ है उसे ड्रफ क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है. नाउ कमिंग टू द कोस्ट. ब्राज़ील हैज़ अ कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट 7,400 किलोमीटर. One may divide that into two parts, namely northern and eastern coast.
The northern coast extends from Amapa province in the north to Rio de Grande do Norte in east. This can be called as North Atlantic coast. From there, the eastern coast extends towards the south. अब ब्राज़ील की जो कोस्ट लाइन है ये लगभग 7,400 किलोमीटर की है और इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, नॉर्दर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट। जो नॉर्दर्न कोस्ट है ये एक्सटेंड होता है अमापा प्रोविंस इन द नॉर्थ से लेकर रायो डी ग्रैंडे डे नॉर्ते इन द ईस्ट तक। इसे नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट भी कहा जाता है और यहाँ से ईस्टर्न कोस्ट एक्सटेंड होता है साउथ तक। द नॉर्दर्न कोस्ट इज characterized by mouths of many rivers including the Amazon. Therefore, this region is a low-lying region. On this coast lie the Marajo Island, Marajo and Sao Marco Bays. Marajo is a large coastal island located between the mouths of river Amazon and river Tocantins. अब जो नॉर्दर्न कोस्ट है आप इसे जान सकते हैं क्योंकि ये बहुत सारे रिवर्स के जो माउथ है वहाँ पे है इंक्लूडिंग अमेज़न और इसीलिए ये लो लाइंग एरिया है। इसके कोस्ट में मराजो आइलैंड है और मराजो एंड साओ मार्को बेज है। मराजो एक लार्ज कोस्टल आइलैंड है जो अमेज़न रिवर और रिवर टोकेंटिस के माउथ में पड़ता है। The eastern coast receives large number of smaller rivers. जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर छोटे छोटे रिवर्स हैं। द ओनली मेजर रिवर विच मीट्स द अटलांटिक ओशन हियर इज़ सैन फ्रांसिस्को। जो सबसे बड़ा यहाँ पे रिवर है जो अटलांटिक ओशन में जाके मिलता है वो है सैन फ्रांसिस्को। द ब्राज़ीलियन कोस्ट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ बीचेस एंड सैंड ड्यून कॉम्प्लेक्सेस। द ब्राज़ीलियन कोस्ट इज़ प्रोटेक्टेड इन सम एरियाज बाय कोरल रीफ्स एंड एटॉल आइलैंड्स। अब जो ब्राज़ीलियन कोस्ट है आप इसको कैरेक्टराइज कर सकते हो कैसे, क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बीचेस हैं और सैंड ड्यून कॉम्प्लेक्सेस हैं। जो ब्राज़ीलियन कोस्ट है ये प्रोटेक्टेड है बाय कोरल रीफ्स एंड एटॉल आइलैंड्स। नाउ कमिंग टू द प्लेन्स। द प्लेन्स इन ब्राज़ील आर कन्फाइंड टू टू एरियाज, नेमली द अमेज़न basin in the north and the Paraguay Parana source region in the southwest. Amazon plains lying between the two highlands from the largest plain land of Brazil. अब ये जो प्लेन है ब्राज़ील का ये दो एरिया में कन्फाइंड है, एक अमेज़न बेसिन जो कि नॉर्थ पे है और दूसरा साउथ वेस्ट में है पैराग्वे पैराना। अब जो ये जो अमेज़न प्लेन्स है ये दो हाईलैंड्स के बीच में लाई करता है और फॉर्म करता है लार्जेस्ट प्लेन लैंड ऑफ ब्राज़ील। Amazon plains lying in the northern parts of Brazil generate slope eastward and the Amazon basin is quite wide in the west and it narrows eastward. अब ये जो अमेज़न प्लेन्स है ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील में है और इसमें स्लोप है ईस्टवर्ड की तरफ। अब ये जो अमेज़न बेसिन है ये बहुत ही वाइड है वेस्ट की तरफ और नैरो है ईस्ट की तरफ। Its width is minimum, whereas the Guiana Highlands and Brazilian Highland come closer. और इसकी जो width है ये बहुत ही कम है और यहाँ पे गुआना हाईलैंड और ब्राज़ीलियन हाईलैंड आसपास है। As the river approaches the Atlantic Ocean, the width of the plain increases. These are mostly forested areas and largely inaccessible due to frequent flooding and dense undergrowth. और नेक्स्ट ये जो रिवर है ये अप्रोच करती है अटलांटिक ओशन को, अटलांटिक ओशन में मिलती है और जिसके कारण प्लेन का जो विड्थ है वो बढ़ जाता है। यहाँ पे मोस्टली फॉरेस्टेड एरियाज़ हैं जो इनएसेसिबल हैं क्योंकि यहाँ पे फ्लड आता है बहुत और अंडरग्रोथ होती है और मोस्ट ऑफ द अमेज़न प्लेन्स जो हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से कवर हैं। The other plains in Brazil are located to southwestern part of the highlands. They form the source region of Paraguay and Parana rivers. The source region of Paraguay slopes towards the south, while the source region of Parana slopes towards the southwest. अब जो अदर प्लेन्स है ब्राज़ील में वो लोकेटेड हैं टू द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द हाईलैंड। ये सोर्स रीजन फॉर्म करते हैं ऑफ पराग्वे एंड द पराना रीजन। जो सोर्स रीजन है पराग्वे स्लोप का वो साउथ की तरफ है और दूसरा पराना स्लोप का वो साउथ वेस्ट की तरफ है। नाउ
Pantanal is one of the largest wetlands in the slope. It lies towards the southwest part of the highland areas. It is region of swamps and marshes in northwest Mato Grosso do Sul in Brazil, and it extends into Argentina too. अब ये जो पंटानल एरिया है, ये सबसे लार्जेस्ट वेटलैंड है पूरी दुनिया का. ये लाई करता है साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द हाईलैंड एरियाज़ पे. ये रीजन स्वैम्प एरिया है और मार्शेज एरिया है जो नॉर्थ वेस्ट में है माटो ग्रोसो डो सुल इन ब्राज़ील में, और ये अर्जेंटीना तक एक्सटेंड करता है. नाउ नेक्स्ट वन इज़ आइलैंड. Beside the mainland, some islands are also included in Brazil. They can be classified into coastal islands and marine islands. मेनलैंड्स के अलावा कुछ आइलैंड्स भी है जो ब्राज़ील में लोकेटेड हैं. उन्हें क्लासिफाई किया गया है कोस्टल आइलैंड और मरीन आइलैंड में. Most of the coastal islands have formed due to deposition. Marine islands were a part of the mainland. जो भी coastal islands हैं वो फॉर्म हुए हैं डिपोजिशन के कारण, और जो मरीन आइलैंड है वो मेनलैंड का पार्ट है. They are more than 300 kilometer away from the mainland in the Atlantic Ocean. These islands are mostly rocky and they are top of submerged mountains. और ये जो आइलैंड्स हैं ये 300 किलोमीटर दूर है मेनलैंड से इन द अटलांटिक ओशन, और ये आइलैंड्स मोस्टली रॉकी हैं और इनका जो टॉप है उसमें सबमर्ज्ड माउंटेन्स हैं. द आइलैंड्स नियर्स द कोस्ट ऑफ साउथ अटलांटिक ओशन आर कोरल आइलैंड एंड दे आर कॉल्ड एटॉल्स. और जो आइलैंड साउथ अटलांटिक ओशन के पास है, के कोस्ट के पास है, उसे कोरल आइलैंड कहा जाता है या एटॉल्स भी कहा जाता है. यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 1 ख़त्म होता है. अगर आपको किसी तरीके का भी डाउट हो तो आप श्योर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड कुछ भी प्रॉब्लम हो सो यू कैन आस्क.